हाय माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं। चलिए देखिए, जो ये 12th की केमिस्ट्री है, इसका आज आपको जो एल्कोहल, फिनॉल और ईथर जो ये चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं, इसका आज हम अगला पार्ट आपको बताने जा रहे हैं। इसके पहले वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें आपने क्या किया था, जो एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा था, उस एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी में आपने पहला पढ़ा था कि रिएक्शन ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, एंड सेकेंड रिएक्शन जो बताया था, रिएक्शन ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इन ग्रुप टू द एल्कोहल। तो केमिकल प्रॉपर्टी जो थी इसकी 3 स्टेप में थी, तो 2 स्टेप्स जो थे इसके बता दिए जा चुके हैं आपको, और आज आपको तीसरा रिएक्शन बताया जा रहा है इसके अंतर्गत, रिएक्शन ड्यू टू एल्किल एंड हाइड्रोक्साइड ग्रुप। ये ध्यान दीजिएगा, वे अभिक्रियाएं जिसमें एल्किल एवं हाइड्रोक्साइड दोनों समूह क्या होता है, विस्थापित होता है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अब यहां पढ़ेंगे। और इस रिएक्शन के अंतर्गत आज हम जो पढ़ने वाले हैं, जो हमारा पहला रिएक्शन है जिसका नाम है निर्जलन अभिक्रिया, इसको हम लोग कहा किया करते हैं डिहाइड्रेशन अभिक्रिया। ये डिहाइड्रेशन अभिक्रिया जो है, इसकी जो है आपको सबसे पहली चीज तो आपको यह जानना है कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन है क्या, फिर प्राथमिक का कैसे होता है डिहाइड्रेशन, फिर द्वितीयक का कैसे होता है, फिर तृतीयक का कैसे होता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और फिर उसके बाद सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि इस रिएक्शन की आपको मैकेनिज्म भी लिखनी है। मैकेनिज्म भी आपको हम बताएंगे, और जो एग्जाम में पूछी भी जाती है और आपकी एनसीईआरटी बुक में दी भी गई है। इसीलिए ये टॉपिक जो होने वाला है आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिएक्शन की अगर मैकेनिज्म लिखना आपको आ जाती है तो वो जान लीजिए उससे बड़ी कोई अच्छी टॉपिक होती नहीं है, अगर आपको मैकेनिज्म आने लगे तब। तो सबसे पहली चीज हम यही जानेंगे कि निर्जलन क्या होता है। डी माने होती है कमी, डिफिशियंसी, और हाइड्रेशन माने होता है वाटर। डी माने कमी और हाइड्रेशन मींस क्या होता है, वाटर, मतलब जल की कमी। ये चीज आप ध्यान दीजिए, मतलब एकदम सीधा सीधा कहा जाए तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जल के अणुओं का निष्कासन होता है उसे हम निर्जलन या डिहाइड्रेशन अभिक्रिया कहते हैं। पहले चीज तो यही ध्यान दीजिएगा, दीज आर केमिकल रिएक्शन इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिमूव इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ये इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट है, जान लीजिए। तो पहले हम यही इतना जान लें कि है क्या चीज। तो यहां पे आपको बता रहा हूं, वे अभिक्रियाएं जिसमें जल के अणु या जल के अणुओं का निष्कासन होता है, रिमूवल होते हैं, जिसको कह सकते हो निष्कासन होता है, वे अभिक्रियाएं जिसमें जल के अणुओं का निष्कासन होता है, निर्जलन अभिक्रिया कहलाती हैं। ये चीज ध्यान दीजिएगा। पहले तो आप यही इतना जान लो कि निर्जलन अभिक्रिया कहते किसे हैं। वह अभिक्रियाएं जिसमें जल के अणुओं का क्या होता है, निष्कासन होता है। जल के अणु क्या हुआ करते हैं, बाहर निकला किया करते हैं, उसे हम निर्जलन अभिक्रिया कहते हैं। और अगर हम एल्कोहल का क्या करते हैं, H2SO4 खास तौर से है, इसके अलावा आप और भी ले सकते हैं, P2O5 भी, लेकिन मुख्य रूप से H2SO4। ये H2SO4 यहाँ पे एक निर्जली कारक उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। अगर हम एथिल एल्कोहल का या एल्कोहल का क्या करते हैं, निर्जली कारक H2SO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसका हम अभिक्रिया करते हैं, तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, और सबसे बड़ी चीज क्या प्राप्त होती है, एल्कीन। एल्कोहल की अगर हम अभिक्रिया क्या करते हैं H2SO4 की, या अल्कोहल को H2SO4 की उपस्थिति में अगर गर्म किया जाता है तो एल्कीन और जल प्राप्त होता है। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। तो यहां सबसे बड़ी चीज ये चीज को आपको कंफर्म करना है, ये ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, अब नीचे मैं आ रहा हूं रिएक्शन, यहां पे तो डिफिनेशन हो गई। एल्कोहल को सांद्र H2SO4
की उपस्थिति में, एल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 443 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो बताइए क्या प्राप्त होगा? एल्कीन जो मेन प्रोडक्ट है एवं जल प्राप्त होता है। यही है, एल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 443 केल्विन ताप पर अगर गर्म किया जाता है तो आपको क्या प्राप्त होता है? एल्कीन। और अगली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या होता है? जल प्राप्त होता है। एल्कोहल का अगर हम जनरल फार्मूला लिखते हैं तो C, यहां पे ये आपका ध्यान दीजिए, यहां से आपका क्या हो जाता है H, और यहां C, ये बैलेंस ये, और यहां क्या होता है OH। भाई अगर रखोगे तो यहाँ C यहाँ पे और ये CH3 हो जाएगा, और फिर ये आपका तो ये CH2OH है ना, यही है, देखो मैंने लिखा है जो, अगर इसको सही तरीके से लिखोगे तो यही है एल्कोहल का फार्मूला। अब अगर हमने इसको क्या किया? गर्म किया, कितने पे? 643 है ना, 443 टेम्परेचर आप लोग देख लिया करो, टेम्परेचर में ज़्यादा दिक्कत है नहीं, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। और जब इसको आप H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करेंगे, इसको हीट करेंगे, तो अब आप ध्यान दीजिए यहां से वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट, ये आप देख लीजिए, और जब ये वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट हो जाएगा तो ये दोनों बॉन्ड यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? C, और ये बॉन्ड ऐसे ही है जी, आपकी है, ऐसे भी कह सकते हो, ये ऐसे ही हो जाएगी, और यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड। क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। यहां से कमी हुई ना ये, और फिर C और ये डबल बॉन्ड। कार्बन की चारों वैलेंसी देख लीजिएगा, यहाँ चारों वैलेंसी है इसकी 4, 4 2 6, 6 7 7 1 8, और अब आपको मिला क्या? प्लस H2O। तो ये जो प्राप्त हुआ ये आपकी क्या है बताइए? एल्कीन है, और ये आपको क्या प्राप्त हुआ? जल। तो ये आपका टोटल क्या हुआ करता है? रिएक्शन है। जान लीजिएगा, ये आपके सामने जो है ये आप यहीं पे लिख लेंगे, ये है एल्कोहल, और ये एल्कीन है, और ये वाटर। तो इतनी बात तो कंफर्म हो गई होगी आपको। अब जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल लेना चाहें, तब एग्जाम्पल में, अब एग्जाम्पल्स तो हमको ऊपर ही बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि एग्जाम्पल्स जो है अब आपको ऊपर देखिए। चलिए, इतना समझ में आया था ना सबको? यहां से देखिए वाटर मॉलिक्यूल बाहर हुआ है और ये एल्कीन बना हुआ है, बढ़िया समझिए तब आएगा। कह रही है खट्टा, कह रही है हंसी, ये नजारा है जो दिल ही ये समझे, दिल ही ये माने, ये दिल का इशारा है। यहां से आपको अब हम क्या करेंगे? इसका प्राइमरी बताएंगे, प्राइमरी अल्कोहल का, फिर सेकेंडरी का, और फिर किसका बताएंगे? टर्सरी का। तीनों का बताएंगे, और तीनों का बताने के बाद फिर आपको मैकेनिज्म बताई जाएगी प्राइमरी वाली। तो आप पहले ध्यान से हमारी बात को समझिए। एग्जाम्पल्स में सबसे पहला प्राथमिक अल्कोहल। कौन सा बता रहे हैं? प्राथमिक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है C2H5OH। यह है आपका एथिल अल्कोहल। इस एथिल अल्कोहल को 60%, 60 करके इसको 70 कीजिए, 60 से 70% होता है, 70% H2SO4 की उपस्थिति में 160 से 170 डिग्री C पर गर्म किया जाता है। ये जो मैं लिख रहा हूं इसको बहुत ही तरीके से ध्यान दीजिएगा।
H2SO4, ये आपका एथिल अल्कोहल है। इस एथिल अल्कोहल को 70% H2SO4, 70% का मतलब होता है कि ये ऐसा अल्कोहल है कि जिसमें 70% आपका एथिल मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल की उसमें कंसंट्रेशन है वो आपकी कितनी परसेंटेज है, वो 17% है, 70% है, 70% सॉरी। तो अब अगर हम इसको 60 से 70% तो इसमें से क्या हुआ करता है, ये आपका क्या है एथिल अल्कोहल, ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और वो निकलेगा कहां से, देखिए OH यहां पे है ही और एक H यहां से बाहर हो जाएगा, देख लीजिए 5 है ना, यहां से एक यहां से कम हो जाएगा। अब देखिए इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी इन्वॉल्व हो रहा है और ये एल्किल ग्रुप भी। सब चीज एकदम प्रमाण के साथ प्रूव करता हूं इस बात को, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तब हमारी बात। यहां OH भी है और यहां H भी है, दोनों ग्रुप क्या हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, इसीलिए मैंने इसको इसके अंतर्गत रखा है। अब यहां पे क्या करोगे, जब यहां से निकल गया तो बचा क्या बताओ, C2H4, और C2H4 जो है ये फार्मूला है इसका है एथिलीन का और ये क्या है जल है, तो ये आपका फार्मूला क्या हो गया एथिलीन। अरे अगर जो बच्चे इसे नहीं समझ पा रहे इस रिएक्शन को ऐसे भी समझ सकते थे OR करके, देखिए ऐसे लिख दे रहा हूं CH3CH2OH, अब वही हो गया ना, ये क्या है आपका एथिल अल्कोहल। अब कुछ बच्चे तो उब जाते हैं लेकिन हमारा तरीका यही था कि जितना ज्यादा जान लो उतना ही अच्छा है। कहते हैं एक रिएक्शन में सर जी इतनी बार बता देते हैं, डांस कर जा रहे हैं सब। H2SO4 160 से 170 डिग्री C। चलिए अब क्या होगा, देखिए OH और यहां CH बाहर हो गया। अब जब H यहां से बाहर हुआ तो CH2 और डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2। हम ऐसा इसलिए लिखे ताकि अब आपको एकदम समझ में आ जाए कि एल्कीन है, क्योंकि एल्कीन उसी को कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या हुआ करता है, डबल बॉन्ड होता है। तो ये प्राथमिक अल्कोहल का हुआ। अब अगर इसकी लैंग्वेज आप खुद बना सकते हो, एथिल अल्कोहल को 70% H2SO4 की उपस्थिति में 160 से 170 डिग्री C पर अगर गर्म किया जाता है तो एथिलीन और क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। एथिलीन और क्या प्राप्त होता है, जल। अब मैं यहीं पे ही इसका जो अगला एग्जाम्पल बता रहा हूं वो होगा आपका कौन सा, द्वितीयक अल्कोहल। ये चीज ध्यान दीजिए, द्वितीयक अल्कोहल के अंतर्गत जो फार्मूले में होता है मालूम होना चाहिए सबको। द्वितीयक अल्कोहल का होता है CHOH ये रहता है और यहां पे क्या हो जाता है CH3 और ये CH3। ये द्वितीयक अल्कोहल का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। इसका अगर कॉमन नाम लिखोगे तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल, क्या नाम है इसका, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। अब फिर यहां पे क्या किया जाता है, 60% H2SO4 लिया जाता है और अब फिर इसमें से भी क्या किया जाता है, ध्यान दीजिएगा यहां पे जो बताया जा रहा है 1 2 3 ना, तो अब क्या हुआ करता है, इसमें से भी वाटर मॉलिक्यूल क्या हुआ करता है आपका बाहर होता है। आइसोप्रोपिल अल्कोहल लीजिए, चाहे एक अल्कोहल आप और ले सकते थे, इसमें से अगर आप लेंगे तो जैसे इसमें क्या होगा, प्रोपीन बाहर होगा आपका। यहां से देखिए एक H निकाल लीजिएगा और ये CH2, तो अब आपका क्या हो जाएगा, यहां पे ध्यान दीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड और ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। ये CH है, एक यहां से निकल गया तो CH2 डबल बॉन्ड, ये क्या हो गया CH2 और प्लस यहां से क्या बाहर हो गया आपका H2। तो ये जो प्राप्त हुआ है, अगर इसका नाम करोगे देख रहे हो नहीं, CH3 फिर CH और एक H यहां से निकला है, तो यहां से जब एक H निकला है तो यहां क्या बचा है, केवल CH2। तो ये बॉन्ड कौन सा हो गया, डबल बॉन्ड। आप काउंट कर लीजिए ना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 1 2
3 हाइड्रोजन काउंट कीजिए, 3 3 6 7 7 1 8, इधर देखिए 3 3 1 4 4 2 6 6 2 8। इसका नाम क्या होगा भैया? प्रोपिलीन। क्या नाम होगा इसका? प्रोपिलीन। तो ये भी आपका हो गया, जान लीजिए। ऐसे ही अब आपको क्या लेना है? तृतीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल का भी। तृतीयक एल्कोहल में क्या होता है? एक एच और कम हो जाता है, मालूम होना चाहिए सबको। और जब एक एच और कम हो जाता है तो यहाँ क्या हो जाता है? C, ये हो जाता है CH3, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3 और इसके बाद ये OH, यही है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अब यहाँ पे मात्र 20% H2SO4 ही रखना पड़ता है। इसका नाम क्या होगा? तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। मैं नाम यहां लिख दे रहा हूं राजू, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। अब जो ये तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल है, जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस डिहाइड्रेशन करोगे तो फिर इसमें से क्या हो जाता है? वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? आपका रिमूव हो जाता है। और जब इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है तो आप देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH3। यहां पे रुक जाइए, 1 2 3 4 है ना ये CH3, कहां गया डस्टर? सिंगल बॉन्ड यहां पे हो गया, ये डबल बॉन्ड होगा CH2 जो लिखा ही था मैंने, और प्लस क्या हो गया? H2। देखिए तृतीय ब्यूटिल एल्कोहल को हम 20% H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करेंगे। तो जब हम 20% H2SO4 की उपस्थिति में इसको हीट किया करते हैं, तब भी यहां से भी क्या हुआ करता है? वाटर मॉलिक्यूल आपका क्या होता है? रिमूव होता है। और जब इसमें वाटर मॉलिक्यूल आपका क्या होगा? रिमूव होगा। तो आप ध्यान दीजिए, आपको देखिए CH3 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 कोई दिक्कत नहीं, ये कार्बन वैसे ही है, यहां से एक हाइड्रोजन कम हुआ तो यहां हो गया CH2 और यही बॉन्ड किस में बदल गई है? डबल बॉन्ड में। ये वाली जो बॉन्ड, जैसे इसमें ये वाली बॉन्ड बदली थी, इसमें ये वाली बॉन्ड बदली थी, तो अब यही जो बॉन्ड है ये आपकी किस में बदल गई? डबल बॉन्ड में। अब इसका नामकरण करना है आपको। नामकरण किस तरफ से करते हो? जिधर से बॉन्ड नजदीक होता है तो 1 2 3, भाई जी कंफर्म हुआ। अब दूसरे से छूट रहा है तो 2 मेथिल, क्या नाम हो जाएगा? 2 मेथिल। और 1 2 3 तो प्रोप और डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? प्रोपीन। क्या हो जाएगा? प्रोपीन और -1। बस। तो इस तरीके से आपने क्या किया? तीनों प्रकार के एल्कोहल का क्या कर दिया? डिहाइड्रेशन पढ़ लिया। मैंने पहले ही बताया था कि एल्कोहल को अगर हम सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एल्कीन प्राप्त होता है और क्या प्राप्त होता है? जल। आपने एथिल एल्कोहल को 70% H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया तो एथिलीन और जल प्राप्त हुआ। और इसका मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल बताया था। द्वितीय एल्कोहल में आपने लिया आइसोप्रोपिल एल्कोहल, या यहाँ पे आप ले सकते थे सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल भी ले सकते थे, तो वहां ब्यूटीन 2 मिल जाता। जैसे ही आप एग्जाम्पल यहाँ रखेंगे कंपाउंड, उसी हिसाब से आपको एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे। तो आपने देखा क्या, यहाँ पे आपको प्रोपिलीन मिलता है या इसी को 1 प्रोपीन भी कहते हो, और जल मिलता है। इसमें भी देखिए डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, सब आपकी क्या है? एल्कीन है। आपने यहाँ पे तृतीयक एल्कोहल के रूप में क्या लिया? जो तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, तो उसका आपने डिहाइड्रेशन किया तो 2 मेथिल प्रोपीन 1 और वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त हुआ करता है। और इस डिहाइड्रेशन के रिएक्शन से एक चीज आपने नोटिस किया होगा, या कुछ बच्चों के मन में वो बातें आ भी रही होंगी। वो नोटिस करने वाली बात यही है कि यहाँ 70% लिया गया, यहाँ पे क्या किया गया था? 60% लिया गया, यहाँ पे 20% लिया गया। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यही होता है कि जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है वो सबसे, जो आपके डिहाइड्रेशन रिएक्शन की रेट हुआ करती है या इसको रिप्रेजेंट करने का जो सबसे तरीका होता है, वो सबसे अच्छा होता है तृतीयक एल्कोहल में। उसके बाद फिर द्वितीयक में होता है और फिर प्राथमिक में।
निर्जलन की अभिक्रिया में जो सबसे अच्छा ऑर्डर होता है वो देखिए तृतीयक में, इसलिए इसमें कम मात्रा में लगाना पड़ा। फिर द्वितीयक में होता है, उसके बाद डिहाइड्रेशन अच्छा, फिर प्राथमिक का होता है। और अच्छा जानना चाहते क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो हाइड्रोक्सिल समूह होता है उससे जो कार्बन जुड़ा हुआ करता है वो प्राइमरी कार्बन, उस पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है। जैसे आप देखिए ये CH2OH होता है, तो इसमें से ये देखिए हाइड्रोजन है, फिर CH हो जाता है और फिर लास्ट में तो H है ही नहीं जी, और जब H है ही नहीं तो यहाँ पे तो डिहाइड्रेशन और आसानी से हो जाता है, यहाँ उससे कम, यहाँ इससे कम। तो इस तरीके से एल्कोहल की जो निर्जलीकरण की अभिक्रिया का सुगमता का ऑर्डर होता है, ऑर्डर होती है कौन सी अच्छा देगा, तो आपकी वो सबसे बढ़िया कौन सी देंगी, तृतीय, क्योंकि इसमें सबसे कम कंसंट्रेशन है, इसलिए कम कंसंट्रेशन यहाँ पे लगाया गया। उसके बाद आपको किसको ऑर्डर किसमें देखने को मिलेगा, द्वितीयक में, और फिर सबसे कहने का मतलब ज्यादा कहने का मतलब क्रिटिकल किसमें होता है, प्राथमिक का। ये मैंने तीनों का रीजन भी बता दिया, परसेंटेज भी बता दिया और कंसंट्रेशन भी बता दिया। तो आपको यहाँ पे ध्यान देंगे, तो इस तरीके से आप ध्यान देंगे पूरी चीज बात को, तो आपको एकदम समझ में आएगा। एक चीज यहां जो भी बताया वही लिखवा दे रहा हूं, एल्कोहल की सापेक्षिक निर्जलन अभिक्रिया के सुगमता का क्रम सबसे बेस्ट कौन देंगे, तृतीयक, उसके बाद कौन देगा, द्वितीयक, और फिर कौन देता है, तृतीयक। तो यहां पे जो लिखा जाएगा ये सबसे आपका होगा तृतीयक का, फिर उसके बाद किसमें होगा, द्वितीयक में, और फिर आपके किसमें होगा, प्राथमिक एल्कोहल में। ये आप चीज याद रखिएगा इस ऑर्डर को, कि जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है उस डिहाइड्रेशन रिएक्शन का जो ऑर्डर हुआ करता है वो सबसे बेस्ट आपका किसमें होता है, टर्सरी एल्कोहल में होता है, फिर आपके किसमें होता है, सेकेंडरी एल्कोहल में, और फिर किसमें हुआ करता है, आपके प्राइमरी एल्कोहल में हुआ करता है। तो ये चीज भी मैंने बता दी। और ड्यू टू जो ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप होता है उसमें प्राथमिक कार्बन जुड़ा होता है, उसको निकालने में आसानी नहीं होती है, फिर उसमें द्वितीयक जुड़ा रहता है, फिर उसमें तृतीयक से जुड़ा रहता है। इसके पीछे यही क्या हुआ करता है, रीजन हुआ करता है। तो इस तरीके से आपने प्राइमरी का, सेकेंडरी का और आपने टर्सरी का क्या कर लिया, डिहाइड्रेशन रिएक्शन पढ़ लिया। और अब हम इस डिहाइड्रेशन रिएक्शन में जो प्राइमरी अल्कोहल का आपने पढ़ा हुआ है उसकी मैकेनिज्म बताने जा रहे हैं, और मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको आप लोग विधिवत तरीके से ध्यान से समझने का प्रयास करें। चलिए आइए हम एक बढ़िया सा रणनीति और एक माइंड फ्रेश करके दिमाग को चले और तब हम रिएक्शन को लिखने का प्रयास करें। मैकेनिज्म या क्रियाविधि, सबसे पहली चीज तो ये ध्यान दीजिएगा, मैकेनिज्म लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या किया करते हैं, जो रिएक्शन का मेन होता है, जो सबसे मेन रिएक्शन होता है उसे हम सबसे पहले लिखते हैं कि हमारा इसमें का मेन केमिकल रिएक्शन कौन है। और जो मेन केमिकल रिएक्शन होता है उसमें मैंने बताया कि प्राथमिक वाला आपको हम बताएंगे। तो प्राथमिक वाला है कौन सा, पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, C2H5OH चेंजेस, यहाँ पे H2SO4 होता है, परसेंटेज तो आप जानते ही हैं, 160 से 170 डिग्री C होती है, और प्लस बनता क्या था आपका C2H4 एथिलीन है ये, और प्लस आपको क्या मिलता है, जल। इसी रिएक्शन की हमको क्या करनी है, मैकेनिज्म लिखनी है। एथिल एल्कोहल की जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन है उस डिहाइड्रेशन रिएक्शन में इसी रिएक्शन का क्या करना है, हमको मैकेनिज्म लिखना है।
तो मैकेनिज्म लिखते समय सबसे हमारा टारगेट क्या होता है कि सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल निकालते हैं भाई, क्योंकि आक्रमणकारी जब तक उत्पन्न नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। और उसके बाद हम क्या किया करते हैं, उस इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में अटैक कराते हैं और फिर एक इंटरमीडिएट कंपाउंड को ही बनाते हैं और फिर लास्ट में जो इलेक्ट्रोफाइल्स के बचा था न्यूक्लियोफाइल और उसमें से निकला हुआ रिजेंट होता है, दोनों निकल करके मेन प्रोडक्ट को बना देते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आप ध्यान दें और एक चीज याद रखिएगा कि ये अभिकारक है और ये उत्पाद और ये चीजें सब बननी चाहिए और जिसका उपयोग जैसे किया जा रहा है रिएक्शन में वो वैसे ही बाहर भी हो जाना चाहिए। ये रिएक्शन की मैकेनिज्म लिखते समय सबसे पहला चीज ध्यान देना चाहिए। तो इसका जो हम सबसे पहला स्टेप बताएंगे जान लीजिएगा, स्टेप फर्स्ट। चले यही इसको थोड़ा सोचते हैं, 2 स्टेप में कर दें तो ज्यादा अच्छा है आप लोग, लेकिन अलग अलग मत स्टेप कीजिएगा, आप अपनी कॉपी में ऐसी रहने दीजिएगा। हमारा काम इस तरफ है। स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले करते हैं हम लोग जनरेशन ऑफ प्रोटॉन, हिंदी में उसको कहेंगे प्रोटॉन का निर्माण। जनरेशन ऑफ प्रोटॉन, या इंग्लिश आप रहने दीजिए, ज्यादा समझ जाएंगे, उसे बोल देता हूं, लिख लिया करो। जनरेशन ऑफ प्रोटॉन। तो जनरेशन ऑफ प्रोटॉन में जो ये H2SO4 है, ये तो रिजेंट है, ये क्या होता है अपघटित हो जाता है और अपघटित होकर के प्रोटॉन और हाइड्रोजन सल्फेट आयन का निर्माण करता है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, पहले स्टेप में यही होगा, H2SO4 आपका डिसोसिएट होगा और ये डिसोसिएट होकर के हाइड्रोजन आयन बनाएगा और क्या बनाता है, हाइड्रोजन सल्फेट आयन का निर्माण करता है। पहला स्टेप, H2SO4 अपघटित होकर प्रोटॉन, प्रोटॉन का सिंबल क्या होता है H+, प्रोटॉन एवं हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण करता है। पहले स्टेप में जो ये H2SO4 है डिकम्पोज हो जाता है और ये डिकम्पोज होकर के प्रोटॉन एवं हाइड्रोजन सल्फेट आयन का क्या करता है, निर्माण करता है। तो रिएक्शन लिख रहा हूं, H2SO4 डिकम्पोज H+ HSO4 माइनस। किताब में ये स्टेप है नहीं, लेकिन आपको एकदम विधिवत समझना है, इसलिए आपको बता रहे हैं। ये हो गया आपका प्रोटॉन और ये प्लस है, इसलिए इसको आप लोग कह सकते हो इलेक्ट्रोफाइल, और ये माइनस है, इसलिए क्या होता है न्यूक्लियोफाइल। ये होता है हाइड्रोजन सल्फेट, या इसी को हम लोग न्यूक्लियोफाइल भी कह सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट। पहला स्टेप सबको समझ में आ गया। हमने H2SO4 को डिसोसिएट किया, डिसोसिएट होने के बाद ये क्या होता है, प्रोटॉन का निर्माण कर देता है H+ और हाइड्रोजन सल्फेट आयन का। तो ये पहला स्टेप था। अब सबको मालूम है कि इस H+ का मतलब है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन, प्लस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये इलेक्ट्रॉन न्यून होता है और ये इलेक्ट्रॉन की तलाश में भागता है और जा करके डबल एथिल अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, जानते हो इलेक्ट्रॉन उसके पास 6 होते हैं, तो 4 बच जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन न्यून होता है और अल्कोहल का ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट होता है, तो उससे जाकर के जुड़ जाता है और उस अल्कोहल को फिर हम लोग कहने लगते हैं प्रोटॉन युक्त अल्कोहल, क्योंकि उसमें जाकर के जब जुड़ेगा ये तो उसी को कहेंगे प्रोटॉन युक्त अल्कोहल। तो सेकेंड स्टेप होता है प्रोटॉन युक्त अल्कोहल का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, या उसी ऑक्सीजन पे जब वो प्लस चार्ज आ जाता है उसको ऑक्सोनियम सॉल्ट भी कहते हैं। तो इसीलिए दूसरा स्टेप जो होता है उसको कहते हैं ऑक्सोनियम सॉल्ट का निर्माण या फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो दूसरा स्टेप देखिए, यहां से कुछ समझने वाली चीज है। स्टेप सेकेंड, प्रोटॉन
युक्त एल्कोहल का निर्माण या ऑक्सोनियम, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज कार्बोनियम, ऑक्सोनियम सॉल्ट का निर्माण। ये दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप, अब दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में अब जो दूसरा स्टेप होगा उसमें क्या होगा आपका, इलेक्ट्रॉन न्यून, एकदम बात पूरी कंफर्म करिएगा, H प्लस, ये जो प्रोटॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन न्यून H प्लस एथिल एल्कोहल के, लैंग्वेज तो बड़ी मार लायक है एकदम, एल्कोहल इलेक्ट्रॉन न्यून, सॉरी इलेक्ट्रॉन न्यून H प्लस, मैंने पूरी बात बताया, अभी समझा रहा हूं। इलेक्ट्रॉन न्यून H प्लस एथिल एल्कोहल के इलेक्ट्रॉन रिच, रिच माने होता है धनी, परमाणु, इलेक्ट्रॉन धनी परमाणु ऑक्सीजन, किताबों में लैंग्वेज नहीं लिखी थी, इसे डायरेक्ट बता देता है, से जुड़कर प्रोटॉन युक्त एथिल एल्कोहल या ऑक्सोनियम सॉल्ट का निर्माण करता है, ऑक्सोनियम सॉल्ट का निर्माण करता है। ये पूरी बात है। अब यहां से H प्लस निकलेगा, निकल करके इस पे अटैक करेगा, तो लीजिए C2H5 और ये O और यहां से H, देख लीजिए, क्योंकि इसी पे अटैक करना है। अब इस ऑक्सीजन के पास 6 होता है, तो 6 में इसने 2 यूज किया है, अभी 4 बचा, ये देखिए। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जो ये H प्लस होता है जो आया इसके साथ, ये देखिए H प्लस, यही तो है प्रोटॉन आपका, ये क्या है आपका एथिल एल्कोहल, और ये आपका क्या है राजू, प्रोटॉन, अटैक किया, और जा करके जब ये ऑक्सीजन से लोन पे इलेक्ट्रॉन लेता है यहां से, ये देखिए, तो जब ऑक्सीजन से यहां से जुड़ता है तो इस ऑक्सीजन ने अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन को दिया, और जब दिया तो इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, मालूम होना चाहिए, तो यहां हो जाएगा C2H5O और इस ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज, और यहां से आकर के ये H जुड़ जाता है और ये बन जाता है आपका H। कोई दिक्कत, ये H आकर किसके साथ जुड़ गया, अब देखिए यहां से एक H और, अभी तक ये एथिल एल्कोहल था, एक प्रोटॉन इसमें ऐड हो गया, इसीलिए इसको कहते हैं प्रोटॉन युक्त एल्कोहल, और इसमें प्लस चार्ज है, इसीलिए इसका नाम है ऑक्सोनियम सॉल्ट। तो मैं एक लिख दे रहा हूं, देखो लैंग्वेज में सब लिखा गया है, तो यहां पे इसका मैं नाम बता दे रहा हूं, प्रोटॉन युक्त एथिल एल्कोहल, प्रोटॉन युक्त एथिल, बस 2 स्टेप समझ में आए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं स्टेप 3। स्टेप 3 है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन, या कार्बोनियम आयन का क्या कह सकते हो, निर्माण, कार्बोनियम आयन का क्या कह सकते हो, निर्माण। तीसरा स्टेप है कार्बोनियम आयन का
निर्माण। तीसरा स्टेप। अब जो ये एथिल अल्कोहल आपका हुआ, प्रोटॉन युक्त हुआ, तो इसके पास अब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी ज्यादा हो जाती है, तो ये जो बॉन्ड होता है यहां से इसकी कमजोरी आने लगती है इसकी तरफ से ऑक्सीजन के ऊपर, और इसीलिए यहां से ये एथिल अल्कोहल से ये आपका जो प्रोटॉन युक्त एथिल अल्कोहल है यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। और अब क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इस बॉन्ड के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खिंच जाता है। अब इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एथिल आयन में से यहां से इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाता है, तो ये अपना H2O के रूप में बाहर हो जाता है, और इस कार्बन के ऊपर जो होता है कौन सा चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज। तो अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉन युक्त एथिल अल्कोहल प्रोटॉन युक्त एथिल अल्कोहल से प्रोटॉन युक्त एथिल अल्कोहल से जल के अणु बाहर निकल जाते हैं, जल के अणु बाहर निकल जाते हैं और कार्बोनियम आयन प्राप्त होता है, कार्बोनियम आयन प्राप्त होता है। अब अगर इस रिएक्शन को लिखना चाहो तो C2H5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, CH फिर CH, यहाँ यही तो है C2H5, फिर यहाँ क्या है O, यहाँ क्या है H, और यहाँ क्या है H, और इसके ऊपर क्या है प्लस चार्ज। अब जो यहां पे बॉन्ड है, इस बॉन्ड को देखिए सब लोग, इस बॉन्ड में देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के पास इसके ऊपर माइनस प्लस चार्ज आ गया है, और इसके ऊपर प्लस चार्ज का मतलब क्या है कि अब इसकी वैसे तो ऑक्सीजन वैसे भी रेडी होता है और प्लस चार्ज और रेडी हो गया, तो अब जो ये इलेक्ट्रॉन होता है वो खिसक के इसकी तरफ जाता है, और जैसे ही कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहां जाता है तो ये तुरंत वाटर के रूप में बाहर, और इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज। तो अब मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, ये यहां से पूरा का पूरा ऐसे क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और जब रिमूव होगा तो C सिंगल बॉन्ड, ये H है, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, और फिर सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, और इस कार्बन के ऊपर कौन सा, प्लस चार्ज, और बाहर क्या हो गया, H2O, और जो बाहर हुआ वो आपका H2O है, और इसी का नाम होता है C2H5 है ना, एथिल कार्बोनियम आयन, इसी का नाम क्या होता है, एथिल कार्बोनियम आयन। अगला स्टेप, स्टेप 4। अभी आपने प्रोटॉन का निर्माण किया था, अब उस प्रोटॉन को बाहर कीजिए, और ये जो स्टेप है यही सबसे समझदार वाला स्टेप है। इस स्टेप में स्लो होता है रिएक्शन, और इसी स्टेप में ही हम इस रिएक्शन की क्या करते हैं, रेट भी बताते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो जो ये एथिल कार्बोनियम आयन है, अब होता क्या है, मेरी बात को ध्यान दीजिए, यहां से अब इसके ऊपर प्लस चार्ज आने का ये इस बॉन्ड को समझिए, इस बॉन्ड को क्या होता है, कमजोरी आती है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसकी तरफ जाता है, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाता है तो इस हाइड्रोजन की पकड़ कमजोर हो जाती है, तो ये हाइड्रोजन यहां से प्लस के रूप में निकल जाता है, ये हाइड्रोजन इसमें से, और जब यहां से प्लस के रूप में निकलेगा तो ये जो चार्ज खत्म हो गया ना इसकी तरफ ट्रांसफर होने के कारण, और जब यहां से H प्लस के रूप में निकलता है तो अब बताइए C2 और CH2 और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाती है और आपकी एथिलीन बन जाती है। तो स्टेप 4 होगा आपका, क्या होता है, प्रोटॉन का बहिर्गमन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का बहिर्गमन।
इंग्लिश लिख देते हैं तो ज्यादा अच्छा, बहिर्गमन। अब प्रोटॉन क्या हुआ करता है, इससे बाहर हो जाएगा तो आप देखिए क्या हो जाता है, इसमें से प्रोटॉन के बाहर निकलने से एथिलीन प्राप्त होती है। डायरेक्ट लिख देते हैं, प्रोटॉन के बाहर निकलने से एथिलीन प्राप्त होती है। क्या है, सी सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच, यहां पे है सिंगल बॉन्ड एच, फिर सी सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच, और इस कार्बन के ऊपर प्लस। अब यहां से देखिए जो ये आपका एच है, ये एच, चाहे इसको निकालें चाहे इसको, चाहे हम इसी को निकाल रहे हैं, यहां से इसको निकाल दें, और जब इसको आप निकालोगे तो यहां क्या बचा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस क्या निकल गया, EH प्लस। यहां से ये H निकलता है प्लस के रूप में, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये आपकी एथिलीन है, और वो क्या है आपका प्रोटॉन। और एथिलीन और प्रोटॉन ये जो यहां से निकल गया, ये आपकी क्या है, मेन प्रोडक्ट एथिलीन, यही है। अरे लैंग्वेज में भी लिखा हो, प्रोटॉन के बाहर निकलने से एथिलीन प्राप्त होती है। और अब जो ये प्रोटॉन निकला, ये जो आपका H2SO4 था इससे जुड़ जाएगा, और जुड़ करके जो H2SO4 जैसे आपने यूज किया था वैसे बाहर हो जाता है। तो अगला स्टेप 5 डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, EH प्लस और प्लस HSO4 यहां माइनस, चेंजेस क्या हो जाता है, H2SO4। यही इसकी पूरी रिएक्शन की क्या है, मैकेनिज्म, एकदम कंटोस मैकेनिज्म आपको हमने बता दिया। अब आप ध्यान दीजिए विधिवत तरीके से, ये आपका मेन रिएक्शन है C2H5OH H2SO4 और एथिलीन प्राप्त हुआ, और ये जल। मैकेनिज्म में हमने सबसे पहले बताया प्रोटॉन का निर्माण, तो जो ये H2SO4 है ये अभिकर्मक है, अपघटित हो जाता है, और अपघटित होकर के प्रोटॉन एवं हाइड्रोजन सल्फेट आयन का निर्माण करता है। तो H2SO4 या प्रोटॉन बन गया, और हाइड्रोजन सल्फेट या HSO4 माइनस। स्टेप सेकेंड, प्रोटॉन युक्त एल्कोहल का निर्माण। अब जो ये प्रोटॉन है ये एथिल एल्कोहल, इसकी पे पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और एल्कोहल की इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, तो ये जाकर के उससे जुड़ जाता है, और जुड़ करके क्या बना लेता है, प्रोटॉन युक्त एल्कोहल का निर्माण या ऑक्सोनियम सॉल्ट का निर्माण कर लेता है। ये देखिए एथिल एल्कोहल है और ये प्रोटॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो यहां से जुड़ जाता है, और ये जब जुड़ता है तो इसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए इस ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है। और अभी एथिल एल्कोहल था, एक और प्रोटॉन केवल ऐड हुआ है, इसीलिए इसका नाम होता है प्रोटॉन युक्त एथिल एल्कोहल। क्या नाम होता है इसका, प्रोटॉन युक्त एथिल एल्कोहल या प्रोटोनेटेड एल्कोहल, या इसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सोनियम सॉल्ट। 2 स्टेप। तीसरे स्टेप में कार्बोनियम आयन का निर्माण। अब जो ये प्रोटॉन युक्त एल्कोहल होता है, इसमें से जल का अणु बाहर हो जाता है, और जिसके कारण कार्बोनियम आयन का निर्माण होता है। तो मैंने ये देखिए बनाया था प्रोटॉन युक्त एल्कोहल, ये क्या है, प्रोटॉन युक्त एल्कोहल। अब इस बॉन्ड को देखिए, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम हो गई, तो ये इलेक्ट्रॉन की शक्ति इसकी तरफ जाएगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन की शक्ति इसकी तरफ जाएगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज हो जाएगा, और यहाँ से इसकी कमजोरी हो जाएगी, और ये बाहर हो जाएगा, और बना क्या आपका एथिल कार्बोनियम आयन, और ये जल। अब एथिल कार्बोनियम आयन से चौथा स्टेप है प्रोटॉन का बहिर्गमन। प्रोटॉन के बाहर निकलने से क्या प्राप्त होती है, एथिलीन प्राप्त होती है। तो ये जो आपका है, अब इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होता है, और जैसे ही शिफ्ट होता है तो यहाँ से H प्लस अपना व्यवस्था कर लेता है और बाहर हो जाता है। तो यहाँ से आप देखिए CH2 डबल बॉन्ड हो जाएगी ना इसके H निकलने से, और फिर ये डबल बॉन्ड CH2 और H प्लस। और लास्ट स्टेप तो ऐसे ही केवल फॉर्मेलिटी होती है, H प्लस, और यहाँ जो पहले स्टेप में बना था HSO4 माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल है, दोनों जुड़ करके जैसे H2SO4 आपने यूज किया था वैसे ही H2SO4 क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो इस तरीके से हमने पूरा केमिकल रिएक्शन, केवल डिहाइड्रेशन रिएक्शन की पूरे रिएक्शन का टॉपिक बताया, पूरा मैकेनिज्म बताया आपको। केवल एक रिएक्शन ये यूनिक है, ध्यान दीजिए। और अगर हम इसी तरीके से
से आपको हर रिएक्शन की मैकेनिज्म पढ़ा दें तो आप जान लीजिए केमिस्ट्री की एकदम तह तक पहुंच जाएंगे। और वही हम चाहते हैं हमेशा कि आप केमिस्ट्री की एकदम नींव को पकड़िए, बेसिक ये जान लीजिएगा, एकदम उसका आधार पकड़िए, ताकि आने वाले समय में, आज अभी थोड़ा आपके अंदर बालपन होता है, कुछ बच्चे नासमझ हैं, अभी भी वो नहीं पढ़ रहे हैं, जान लीजिएगा, हाई स्कूल पास कर लिया, इंटर में ही भी हैं आप, जान लीजिए, और अभी आप नादानियां कर रहे हैं, तो आने वाले समय में आपको जो आप अभी अगर खुशियां मजा ले रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, तो आपको हो सकता है कि इन खुशियों का जो उपयोग अभी आपको करना है, इसको आप आने वाले समय में कीजिए तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, मेरे हिसाब से, जान लीजिए। क्योंकि जीवन जो है इसके दो पहलू हैं, सिक्के हैं, एक दुख सुख और एक दुख। जो बच्चे अभी आनंद ले रहे हैं, जान लीजिए, जिस उम्र में एजुकेशन है, आपको पढ़ाई का ग्रहण करने का है, एजुकेशन सीखना है आपको, उस उम्र में अगर आप अभी आनंद कर रहे हैं और दुनिया भर की बातों में इधर उधर फिजूल घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, तो फिर आप अभी नहीं सक्सेस हैं। आप किस चीज में सोचते हो कि अभी आप आगे हो? आप सोचिए क्या है आपके पास अभी। जिस दिन आप इस विचार को समझ लीजिए कि किस गुमान में आप घूम रहे हो, उस दिन एकदम सब समझ में आ जाएगा। ये चीज आप ध्यान दीजिए। कोई इंसान कभी पूर्ण नहीं है, हमेशा सब सीखते रहते हैं, और हमेशा सीखने की इच्छा होना ही सबसे बड़ी चीज होती है। जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर वो हमारी बात को ध्यान से सुन रहे हैं, तो आपके पास पर डे इतना टाइम होता है, क्या आप पर डे 1 घंटे भी टाइम नहीं निकाल पा रहे? आपको आगे चल करके बोर्ड परीक्षा का एग्जाम देना है। जिस दिन से अप्रैल लगा था, जान लीजिए, उसी दिन से आपका सत्र शुरू हो गया था। वो टाइम बीतता जा रहा है, और आप अभी ये सोच रहे हैं कि हमको ये नहीं, आपको ही खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चाहे जितनी भी प्रकार की समस्याएं होंगी, उसमें टीचर्स की कोई समस्या नहीं। टीचर के पास फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो लिख करके अपना डॉक्यूमेंट भेज देते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं, चाहे कॉलेज वाले हों चाहे स्कूल वाले, उनके लिए कोई समस्या नहीं। समस्याएं सिर्फ आपके लिए, स्टूडेंट के लिए। ये चीज आप ध्यान दीजिए। इसीलिए आप सब लोग जाग जाइए और पढ़िए इसको विधिवत तरीके से, और रिएक्शन को लिख करके पढ़ने का प्रयास कीजिए, तब पूरा रिएक्शन आपको समझ में आएगा। ये ऐसे नहीं आया हुआ है, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए और सोचिए कि क्या आपको ड्रीम है, क्या आपका गोल है, तो आपको कुछ बातें समझ में आएंगी। अभी हम खत्म नहीं करेंगे, 2 चीज इस चीज का आपको बता दे रहे हैं। इसी रिएक्शन को अगर आप चाहते हैं तो एकदम शॉर्ट कट में, केवल बुक में जैसे दिया गया है वैसे ही इस रिएक्शन को आप लोग लिख सकते हैं। जैसे आपकी बुक में एकदम शॉर्ट तरीके से इसको क्या किया गया है, दिया गया है। बुक में इसीलिए बता रहे हैं ना कि बुकों में और टीचर्स के पढ़ाने में कुछ जो डिफरेंस हुआ करता है, वो और कारण के उसके लिए नहीं होता है, उसके पीछे यही कारण है कि आपको कुछ डिफरेंशिएशन समझना पड़ता है। यहाँ पे आपका है C2H5OH, यही है। इसका एकदम सीधा सीधा सा है कि H2SO4 टूटा और टूट करके H+ और HSO4- का निर्माण कर दिया। दूसरे स्टेप, ये पहला स्टेप नहीं दिया गया किताब में, दूसरे स्टेप से वहां दिया गया है C2H5O और ये H, और अब ये H अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा? इसके पास कमी है, और जिसके पास एजुकेशन की कमी, जो तलाश जब मन कहे तभी पढ़िए, मैं चाहता हूँ, जबरदस्ती वाला काम नहीं। आपको इच्छाएं, टारगेट, अभी भाग रहा है ना, मेरे को इलेक्ट्रॉन मिले, कहीं से भी मिल जाए, मैं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लूं, तो अब ये जाता है इस ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन इसको देता है, जुड़ेगा अपने से, जैसे आप हमसे जुड़े, तो यहां से क्या हो जाएगा, C2H5O और इसके ऊपर प्लस चार्ज, ये तो कहावत है, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया यहां से उसके ऊपर प्लस चार्ज, और फिर यहां पे क्या हो जाता है, ये H और ये H, यही बन गया प्रोटॉन युक्त एल्कोहल। और आप तीसरे स्टेप में क्या हुआ, जब ये प्रोटॉन युक्त एल्कोहल हुआ तो हमको याद है कि हमको वाटर भी निकालना है, एथिलीन भी बनाना है। तो अब इसमें से क्या होता है, जो ये प्रोटॉन युक्त एल्कोहल होता है C2H5O, अब इस पे क्या हुआ करता है, इसको चाहे इस तरीके से लिख दीजिए, C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, और फिर यहाँ O, यहाँ प्लस, यहाँ H, यहाँ H। अब इस बॉन्ड को देखिए ध्यान से, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, यहाँ पे आपका क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होता है, जिसके ऊपर प्लस चार्ज, और ये बाहर,
और यहाँ हो जाता है C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, और इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, और हमारा एक प्रोडक्ट बाहर हो गया जल। और चौथे स्टेप में जो हमने बताया था कि अब इसमें से क्या हुआ करता है, C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, फिर C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, और ये प्लस चार्ज। अब यहाँ पे फिर प्लस चार्ज होने के कारण इस बॉन्ड की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है यहाँ इस कार्बन के ऊपर, तो ये H बाहर हो जाता है, तो C डबल बॉन्ड C, और यहाँ सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, और ये सिंगल बॉन्ड H फास्ट एकदम, और प्लस बाहर हो जाता है H प्लस, और यही आपकी मेन प्रोडक्ट है एथिलीन। और जो H प्लस से बाहर हुआ है ये H प्लस, और ये पहले स्टेप में जो बाहर हुआ था HSO4 माइनस, और ये दोनों जुड़ जाते हैं H2SO4 मिल जाता है। यही इस पूरे रिएक्शन की मैकेनिज्म है। केवल 1 मिनट का खेल था, 2 मिनट का बस। पहले स्टेप में मैंने आप प्रोटॉन का निर्माण किया, दूसरे स्टेप में प्रोटोनेटेड एल्कोहल का, तीसरे स्टेप में कार्बोनियम आयन बना दिया, चौथे स्टेप में प्रोटॉन को निकाल के एथिलीन बना लिया, लास्ट स्टेप पहला और लास्ट स्टेप नथिंग है, बीच में ही केवल 2 स्टेप चलते हैं। तो आई होप ये पूरा टॉपिक क्लियर होगा, बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा आपको। और एक बार नहीं, पहले मैं बताता हूँ 2 बार वीडियो को पढ़िए, एक बार पहले पूरा विधिवत ध्यान से देखिए, और देखने के बाद इसको विधिवत आप क्या कीजिए, लगाइए इसको। और मैं सभी बच्चों से इस चीज़ को बता रहा हूँ, जितने भी बच्चे ग्रुप में हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पढ़ रहे हो, अगर नोट्स बना रहे हो, तो किसी और बच्चे को नोट्स अपनी शेयर मत कीजिए। दूसरी चीज़ आप ध्यान दीजिए, क्योंकि वो लोग आलसी हैं जिनको आप नोट्स शेयर कर रहे हैं, वो लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। बस केवल आप नोट्स लिख करके फॉर्मेलिटी मत कीजिए। और हाँ, आप किसी दूसरे बच्चे को फोर्स भी मत कीजिए फ्रेंडशिप के कारण कि आप मुझे नोट्स शेयर कर दीजिए। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, चाहे जहाँ पे भी हो, आप किसी भी तरीके से ग्रुप से ऐड हैं कहीं पे भी, तो इस बात को हमेशा याद रखिए कि नोट्स केवल आप पढ़िए, तब बढ़िया तरीके से बनाइए। इस चीज़ को हमेशा ध्यान दीजिए और बढ़िया तरीके से पढ़िए। अब आज की क्लास यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।